देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर भी कहा जाता है। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जो आकार में, आकृति में और बनावट में अलग अलग दिखाई देती हैं। इस विश्व में, इस संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी के सब पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, वो पदार्थ होता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वे पदार्थ होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। जैसे कि एक कुर्सी है जो कि प्लास्टिक से बनी हुई है, तो जो प्लास्टिक है वो उस कुर्सी को बनाने में प्लास्टिक की जितनी मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, उस मात्रा को ही द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान कहेंगे। इसी प्रकार से एक दरवाजे में जितने लोहे का या लकड़ी का प्रयोग हुआ है, उस लोहे या लकड़ी की मात्रा को ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहेंगे। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक जो ऋषि संत महात्मा हुए, उन्होंने भी पदार्थ को 5 मूल तत्वों में डिवाइड किया, उनको वर्गीकृत किया, बांटा, उनको 5 तत्वों में बांटा, जिसे संयुक्त रूप से पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व कौन कौन से थे? तो वो थे वायु यानी कि हवा, पृथ्वी यानी कि भूमि, अग्नि यानी कि आग, जल यानी कि पानी और आकाश यानी आसमान। ये 5 तत्व हैं जिन्हें संयुक्त रूप से पंच तत्व हमारे महर्षियों ने, साधु संत दार्शनिकों ने प्राचीन काल में पंच तत्व नाम दिया था, और ये सिद्धांत भी दिया कि इन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर के प्रत्येक चीज़ बनी हुई है। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव हों। उस समय की यूनानी दार्शनिक, हमारे देश से अलग एक और देश है यूनान, दार्शनिक, उनके वहाँ के जो दार्शनिक थे, उन्होंने भी पदार्थ को इसी प्रकार से डिवाइड किया, वर्गीकृत किया, अलग अलग पदार्थों में बांटा। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर, उनके भौतिक गुणों और उनके जो रासायनिक गुण हैं, उनके आधार पर पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में विभाजित किया है, बांटा है। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम भौतिक गुणों के आधार पर, उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनके जो भौतिक गुण क्या होते हैं? जो बाहर से दिखाई देते हैं, बाहर से कोई चीज़ जैसी दिखाई देती है, वो उनके भौतिक गुण हैं। और अंदर से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो रासायनिक बदलाव या रासायनिक चीज़ें होती हैं, वो उसके रासायनिक गुण हैं। ठीक है, पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित हम करेंगे। तो पहले भौतिक गुणों के बारे में हम ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को हम आगे का जो लेसन आएगा, आगे के जो लेसन्स आएंगे, उनमें पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, भौतिक मतलब बाहर से कोई वस्तु किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। वो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ, कोई भी पदार्थ अगर आप देखेंगे तो बाहर से तो वो एकदम एक पदार्थ दिखाई देता है। जैसे कि एक ईंट ले लीजिए, ईंट अगर आप देखेंगे तो पूरी एक ईंट दिखाई देगी, लेकिन अगर आप ईंट को तोड़ेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, और तोड़ेंगे तो और छोटे छोटे महीन महीन से कंकड़ बन जाएंगे, और तोड़ेंगे तो और छोटे छोटे कण बन जाएंगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं थी, 2 बातें मानी जाती थीं। एक बात क्या थी? वो ये थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, यानी कि लगातार होते हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा कणों से ना मिलकर के एकदम लगातार बना होता है, कुछ इस तरीके से, जैसे पेड़ है वो लगातार पूरा बना हुआ है, कहीं से भी डिवाइडेड नहीं है, उस तरह से होते हैं। परंतु जो दूसरी विचारधारा थी, उनका मानना था कि पदार्थ जो है वो रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने रेत के कण देखे होंगे, रेतीली बालू वगैरह या चंबल सेन वगैरह आपने देखी है, तो उसमें बहुत छोटी छोटी सी कण होते हैं, महीन महीन कण होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप यानी कि एक प्रयोग के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में हम ये निर्णय
करते हैं कि ये एक ही पूरा पदार्थ है या फिर ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्रियाकलाप 1.1, इसमें 100 ml का 100 ml का बीकर लेना है आपको। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें, यानी कोई बर्तन ले लें आप कांच का, जिससे कि पानी उस कांच के बर्तन इसलिए लेने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें चीज़ आर पार दिखाई देगी। तो उस कांच के बर्तन में आप 100 ml पानी जो है 100 ml का आपको बर्तन लेना है, उसके आधे भाग तक यानी 50 ml तक आपको पानी भर करके उस पर एक निशान लगा देना है किसी कलर से या पेन से। अब उसमें नमक या शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, ठीक है, नमक या चीनी को कांच की छड़ की मदद से उसमें चीनी या नमक को आपको घोल देना है, ठीक है, चम्मच से भी आप घोल सकते हैं। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देना है। अब आपको क्या देखना है कि जल जो हमने मार्क किया था, पानी हमने जो 50 ml लिया था, क्या वो बढ़ा है, मतलब उसका जो लेवल है, उसका जो स्तर है वो ऊपर उठा है या कम हो गया है, ये आपको देखना है, क्योंकि हमने इसमें चीनी मिलाई है। जब कोई चीज़ पानी में डालते हैं तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो जब चूँकि हमने पानी के अंदर चीनी डाली है तो क्या वो जो पानी का जो स्तर है, पानी का जो लेवल है, वो 50 ml से ऊपर उठा है या नहीं। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, यानी कि आप देखेंगे उसके अंदर कि उसमें जो पानी का लेवल है, पानी में चीनी या नमक मिलाने पर पानी ना तो घटता है ना बढ़ता है। तो आपको क्या लगता है वो नमक और जो चीनी हमने डाली थी वो पानी में कहाँ गायब हो गई भाई? क्योंकि कोई चीज़ अगर पानी में डालते हैं तो पानी ऊपर उठ जाता है, यानी वो चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन नमक या चीनी को पानी में घोलने पर पानी उतना का उतना ही रहता है। तो वो कहाँ चले जाते हैं, ये आपको आगे के प्रश्नों में हम बताएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो हमें ये बात माननी होगी कि जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, ये सभी पदार्थ छोटे छोटे महीन महीन कणों से मिलकर के बने होते हैं। उपरोक्त जो हमने ऊपर क्रियाकलाप किया, ऊपर जो प्रयोग किया, चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है। नमक या जो चीनी हमने ली थी वो पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि देखो इस चित्र में यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसमें आपने देख रहे हैं कि इसमें हमने एक बीकर लिया, एक बर्तन लिया है, उसमें आधा पानी भरा है, फिर इसमें नमक मिला दिया है और उसके बाद जल और नमक आपस में ऐसे मिक्स हो गए हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि नमक कहाँ है और नमक उसमें अलग से दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के जो कण होते हैं वो पानी के कणों के बीच में घुस जाते हैं, उनका स्थान ले लेते हैं, क्योंकि पानी के जो कण हैं वो उनमें थोड़ा थोड़ा, जैसे दो जो कण हैं पानी के, उनके बीच में एक थोड़ा थोड़ा स्थान होता है, थोड़ी थोड़ी जगह होती है। उन जगहों में क्या होता है, जो नमक के छोटे छोटे कण हैं वो वहाँ पर जा कर के बैठ जाते हैं। तो होता क्या है कि पानी के बीच में जो जगह थी वहाँ पर नमक के छोटे छोटे कण जा कर के समावेशित हो जाते हैं। इसलिए जो पानी है वो ना बढ़ता है और ना ही घटता है, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही है, जगह तो उतनी ही थी। बस हुआ क्या है कि जो खाली जगह थी उसमें जा कर के जो नमक के छोटे छोटे कण थे वो जा कर के उसमें बैठ गए। अब बात आती है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो एक और क्रियाकलाप यहाँ पर दे रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक रसायन, एक केमिकल होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला KMnO4 होता है। उसके 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। क्रिस्टल मतलब होता है जैसे फिटकरी टाइप में होती है, फिटकरी होती है, मिश्री होती है, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उसे क्रिस्टल कहा जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को आप 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। मतलब जो घोल हमने घोला है 100 ml पानी में, 100 ml पानी में, उसी पानी में से आपको क्या करना है, उस घोल का 10 ml बाहर निकालना है और दूसरे किसी बर्तन में 90 ml पानी लेना है और उसमें जो 10 ml हमने घोल बनाया था उसमें से निकाल करके 90 ml में मिला देना है, तो वो भी 100 ml हो जाएगा। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml में मिला दें। तो इस प्रकार से इस घोल को 5 से 8 बार तक लगातार जब हम करते जाएंगे तो लास्ट में आप क्या देखेंगे कि जल का रंग चेंज हो जाएगा। पहले पानी में जब हमने उसे मिलाया था तो वो उसका कलर कुछ और था, बट जब आप 5 से 8 बार तक ऐसा करेंगे
तो लास्ट में आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे कि पानी का रंग एकदम से पूरा बदल जाएगा। ठीक है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार उसको पतला करने पर, जो घोल हमने बनाया था उसमें पानी मिलाते जाने पर घोल का रंग कैसा होता जाता है, हल्का होता जाता है और फिर पानी रंगीन नज़र आता है। ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो केमिकल है कि बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से भी पानी की बहुत अधिक मात्रा रंगीन हो जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि हमने बहुत थोड़ा सा 10 ml जो है, हमने 10 ml से भी 10 गुना उसका कम उसका केमिकल लेते जाते हैं, धीरे धीरे उसकी मात्रा कम करते जाते हैं, फिर भी पानी जो है कलरफुल हो जाता है। यानी कि थोड़ी सी मात्रा में भी इतना ज़्यादा कण होते हैं उसके अंदर कि वो पूरे पानी को रंगीन कर देते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में कई छोटे छोटे कण होंगे। यानी एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर भी कई हज़ारों लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, यानी कि फिर डिवाइड होते रहते हैं। मतलब आगे जैसे जैसे आप उसको मिलाते जाएंगे वो और ज़्यादा डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, लेकिन एक ऐसी स्टेज भी आती है, एक ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी कण को उससे और ज़्यादा छोटे कण में डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। यदि आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट केमिकल नहीं है तो आपके घर में डिटॉल या सेवलॉन ज़रूर होगा, तो उससे भी हम ये कर सकते हैं। लगातार हम उसको हल्का करते जाएंगे, पतला करते जाएंगे, तब भी हमें उसकी जो महक है, जो खुशबू है, वो हमें डिटॉल की मिलती रहेगी। देखा है आपने, एक बाल्टी में हम केवल एक ढक्कन डिटॉल डाल देते हैं तो पूरी बाल्टी में डिटॉल की खुशबू हो जाती है और पानी थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा भी हो जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब पदार्थ के जो कण हैं, ठीक है, अभी हमने जो बात करी थी वो पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में करी थी। अब हम पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और जो 2 कण होते हैं उनके बीच में एक खाली स्थान होता है। यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना तो है, लेकिन उन कण के बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा सा गैप, थोड़ा थोड़ा सा स्थान होता है, खाली जगह होती है। ठीक है। हमने पहले प्रयोग में और दूसरे प्रयोग में नमक, चीनी, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण थे वो समान रूप से पानी में वितरित हो गए थे, मतलब पानी में समा गए थे। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, आपने बनाई होगी घर पर, शिकंजी वगैरह आपने ज़रूर बनाई होगी, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो जैसे कि आप पानी में नींबू का रस निचोड़ेंगे तो नींबू का रस पता नहीं पानी में कहाँ गायब हो जाता है और केवल पानी पानी दिखाई देता है। तो होता क्या है कि नींबू के रस के छोटे छोटे कण होते हैं वो पानी के कणों के जो खाली स्थान होता है उनमें जा कर के समा जाते हैं और आपस में इस तरह से मिल जाते हैं कि उनको अलग अलग देखना संभव नहीं रह जाता। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है। इसके आगे हम अगली कक्षा में बताएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला वीडियो हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इसको खुद से अध्ययन करके देखिएगा, खुद से ये जो प्रयोग हमने बताए हैं वो करके देखिएगा और इसका निष्कर्ष निकाल करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अब आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।